हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम आपके एसएससी जीडी के लिए और हर एग्जाम्स के लिए जो भी आप एसएससी कैटेगरी में देते हैं उसके लिए इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप हर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, एक आपके लिए होमवर्क सवाल भी है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आपने हर टॉपिक को दैट मीन्स आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, आपका रिवीजन जो है वो फटाफट से कराते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है कि इनमें से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव्स। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 सही जवाब हो जाएगा। सहकारिता। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये बच्चा जो कैपिटलिज्म होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसके लिए है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा गया है। इकोनॉमिक का फादर भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प आपका व्यक्तित्व आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? या आप कहेंगे मैम ये राष्ट्रीय आय कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो बच्चा ये आपका पर्सनल आय हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्स बिफोर डिडक्शन ऑफ द पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम वो आपकी कहलाती है। अगला सवाल आपके सामने है कि इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला अभिकथन ए और दूसरा आपका कारण आर है। सही विकल्प चुनने के लिए आपको उनका उपयोग कीजिए। अभिकथन है आपका राष्ट्रीय आय का प्राकलन करने समय माता पिता द्वारा दी गई पॉकेट मनी को शामिल किया जाता है। इसका कारण दूसरा यह माता पिता से बच्चों को भुगतान के हस्तांतरण को निरूपित करता है। देखो आपका ए जो है वो बिल्कुल असत्य है, लेकिन आपका जो आर है वो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार इनमें से किसे भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जो बच्चा लगातार आपका एक व्यक्ति जो साल में 183 दिन तक आपका कम से कम काम करता है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो अपनी क्षमता से कम योगदान वो आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देगा। यहाँ पर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है। फ्रिक्शनल आपका टेम्परेरी बिटवीन जॉब्स होता है, साइक्लिक हो गया आपका, और स्ट्रक्चरल आपका अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सी धारणा बनाई गई है? अल्पकाल में यानी कि फिक्स्ड फाइनल कमोडिटी प्राइस एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट आर अज्यूम्ड इन द शॉर्ट रन। दूसरा है एग्रीगेट सप्लाई इन अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार माना जाता है। आपका दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसमें एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं? इसको बजट रेखा कहा जाता है। 1944 में विभिन्न उद्योगपति के साथ, जैसे टाटा बिरला आपके हो गए, एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह योजना आपका बॉम्बे प्लान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नई आर्थिक नीति जो है आपका 1991 में लाई गई थी। मनमोहन सिंह के द्वारा ये आपकी क्या की गई थी? इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो सभी जानते हैं जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को उसको लागू किया गया था 101वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा टीडीएस, देखो आयकर उस पर लगता है बच्चा, उस पर जो टैक्स लगता है वो आपका लगता है 30%, लेकिन इसके अलग उस पर 1% टीडीएस भी यहाँ पर काटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है वो करी गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसके जो है यहाँ पर ध्यान रखना, गवर्नर चेंज हो चुके हैं, जल्दी से नाम लिखिए उनका। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहलाता है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर जो है वो आपका $1 बराबर 55 रुपये है। अभी के टाइम पर क्या हो गया? 87 से ऊपर चला गया है। यदि यह विनिमय दर बढ़कर 60 हो जाती है तो इसी स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ है? डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन हुआ है, आपका अवमूल्यन हुआ है, हमारा रुपया नीचे गया है। इनमें से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? और ये आपकी कहलाती है स्टैगफ्लेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन में जीडीपी नीचे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है, डिमांड नीचे जा रही है और इन्फ्लेशन आपका लगातार ऊपर जाती है। आगे देखिए,
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन आपका 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार पात्र स्टार्टअप सभी शेयर धारकों के संबंधित अवधि के दौरान बने रहने पर अपने निगमन के पहले 10 वर्षों के दौरान हुई हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने में सक्षम होंगे, भले ही शेयर धारिता में बदलाव हुआ हो। 7 वर्षों की पिछली समय सीमा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, तो ये मत सोचना कि आपका एम ही पूछ लिया है। यह वक्र यानी कि दिस कर्व शोज अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को क्या कहा जाता है बच्चा? इसको एमपीपी कह देते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। इनमें से कौन सा एक वर्ष के दौरान एक फर्म के माल सूची में परिवर्तन के व्यक्त करने का सही तरीका है? एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन। ओके, दूसरा है एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन जो कि मूल्यवर्धित फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं। एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। ओके, और ये है आपका मध्यवर्ती फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं। एक साल के दौरान फर्म की बिक्री। एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन इस तरीके से, मध्यवर्ती प्लस वो माइनस है बच्चा, यहाँ पर माइनस है, प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं प्लस एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में जो परिवर्तन आता है वो मूल्यवर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। 1973 में भारत के विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो बच्चा फेरा आपका यहाँ पर पेश किया गया था, FERA। आयत प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी इज जनरली कोल्ड इनवर्ड ट्रेड आपका स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, इनमें से भारतीय प्रधानमंत्री और उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना का आपको मिलान करना है। देखो, जवाहरलाल नेहरू पहली में भी थे और दूसरी में भी थे। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले आए थे तो यहाँ पर 10वीं में और मनमोहन सिंह आपके 11वीं में। भूमिहीन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1983 को इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है वो आपका शुरू किया गया था? यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको क्या डेट दे रखी है, 15 अगस्त 1983। तो जो भी मनरेगा इसमें लिखेगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और भूमिहीन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि RLEGP, तो मनरेगा मत लिखना। चलो जल्दी से बताइए कि मनरेगा में एम तो बाद में जोड़ा गया था, आपका कब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम? फटाफट से आंसर करिए। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर था? तो राजस्थान। साक्षरता दर सबसे कम बिहार में थी। मैंने ये जनगणना में क्वेश्चन कराया हुआ था और एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैम राजस्थान में महिलाओं की सबसे कम थी साक्षरता, तो ये गलत होगा, बिहार में ही थी। ओवरऑल भी बिहार में ही साक्षरता दर 2011 के अनुसार कम थी और महिलाओं की भी वहीं पे थी, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इनमें से सबसे कम होगा। भारत का ओवरऑल 382 है, सबसे ज्यादा बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के अनुसार 2021 और 22 की बात हो रही है, पड़ोसी देशों में कितने देशों को HDI की अत्यंत उच्च मानव विकास श्रेणी में रैंकिंग मिली थी? तो एशिया के बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई आपका नंबर 1 पर आ जाए। 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पर इसमें स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अभी स्विट्जरलैंड यहाँ पर ध्यान रखना। भारत की रैंक 134 है आउट ऑफ 193 नेशंस। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के इनमें से किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा है। वित्तीय वर्ष जो है वो क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है आपका सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला एक आपका साल। सैम की वार्षिक आय 9 लाख है, ये 90 लाख नहीं होगा बच्चा, ये 9 लाख होगा। ठीक है, सैम की वार्षिक आय 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब आपका जो नई अर्थव्यवस्था है यानी कि जो हमारा बजट 2025 यहाँ पर क्या किया गया है, पेश किया गया है, उसके अनुसार ये आपका किस टैक्स स्लैब में आएगा? 10%, 5%, 20% और एक और ऑप्शन आपका E 0% यानी कि आपका नो टैक्स। तो आप सबको अब यही बताना है इस सवाल का आंसर, क्योंकि आप सबने बजट जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो ये आपका स्टेबलाइजेशन यानी कि आपका स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अगला,
इनमें से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनकी पारिवारिक आय 3500 प्रति वर्ष से भी कम थी? तो इसे कहा जाता है बच्चा ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक से इकोनॉमी के सवाल, चाहे वो करो का हो कोई भी हो, तो आपको सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में आराम से मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ये रिवीजन अच्छा सा हो गया होगा, फटाफट हो गया होगा। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।